के कारक तत्वों में रोहिणी। तो जैसे मैम ने भी कहा, ममता मैम ने, कि ज्योतिष में हमारा प्रवेश तो नहीं है, लेकिन ये सर का आशीर्वाद है, संतोष सर का आशीर्वाद है कि हमें ये प्रवेश आज करवा रहे हैं। तो सर, त्रुटि होने की संभावना है, तो पहले ही से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जितना मैंने अध्ययन किया, जैसे कि मेरे मन में भी एक विचार था कि कादम्बिनी है तो शायद साहित्य का ग्रंथ होगा, ठीक है। तो सर ने जब प्रेषित किया सामग्री, तो मैंने देखा तो ज्योतिष का था। तो मैंने कहा कि अच्छा है कि 31 को हो रहा है, नए साल में लोग रेज़ोल्यूशन लेते हैं ना, संकल्प लेते हैं कि कोई नया विषय पढ़ेंगे, तो शिक्षक होने के नाते सर ने वो संकल्प दे दिया कि नए विषय में प्रवेश करें। और जैसे मैम ने कहा कि डीयू में 4th सेमेस्टर आया, मतलब 4th ईयर आया है, तो हमारा एक सर पेपर ही है फिक्स्ड ज्योतिष का कि कंपल्सरी वो पढ़ाना है, और रिसर्च तो है ही। तो अब ये इन्हीं सारी विषय को देखते हुए मैंने तो प्रवेश करने की खुद से एक साहस किया है। तो ज्योतिष के बारे में थोड़ा जाना, तो देखा कि ज्योतिष में काल गणना, ग्रह, नक्षत्र की स्थिति के विषय में विचार किया जाता है। और जब ज्योतिष के बारे में और जाना, तो देखा कि इसके 3 स्कंध हैं मुख्य रूप से, जिस वे में ज्योतिष काम करता है। एक है कि गणित, अगर मुख्य रूप में कहें, और एक है फलित। गणित करता है सिद्धांत, मतलब सिद्धांतों के रूप में वो कार्य कर रहा है। और जो फलित है वो 2 रूपों में, होरा और हम जिसको कहते हैं सिद्धांत, वो होरा के रूप में, और जो कहते हैं कि व्यष्टि फल को बताने वाला होता है। और जो सिद्धांत ग्रंथ होते हैं वो समग्र, जैसे कि अभी पूर्व में भी आचार्य ने कहा कि ज्योतिष का है। और जब हम कादम्बिनी के वृष्टि विज्ञान विमर्श के बारे में विचार करें, तो ये समष्टि फल को बताने वाला है, क्योंकि जब भी हम वर्षा का विचार करेंगे और कृषि इत्यादि और हमारे मानव जीवन को प्रभावित करेगा, तो वो वैयक्तिक फल को बताने वाला नहीं है। तो ये समष्टि विचार इसमें है। जो मेरा विषय है वो बहुत संक्षिप्त विषय है, और संक्षिप्त विषय में इस पूरे शोध को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रस्तुत करने का विचार है वो 3 रूपों में है। एक रोहिणी नक्षत्र का सामान्य फल पे विचार किया गया है, और उन्होंने 2 मुख्य अतिथि को इस ग्रंथ में मेरे विषय में है। एक एकादशी, आषाढ़ की एकादशी तिथि और कृष्ण एकादशी तिथि, और एक है अमावस्या की तिथि पर विचार किया गया है। अब चूँकि मैं ज्योतिष में मेरा ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने रोहिणी नक्षत्र के बारे में भी थोड़ा जानने की कोशिश की। तो मैंने देखा कि रोहिणी जो 27 नक्षत्र हैं, उसमें चौथे क्रम में रोहिणी का स्थान आता है, और प्रजापति इसके देवता हैं, चंद्रमा से संबंधित ये है। और रोहिणी नक्षत्र कहीं न कहीं प्रजनन, संवर्धन, सौभाग्य इत्यादि तत्वों को बताने वाला होता है। चूँकि अब सुवृष्टि और कृषि के बारे में विचार करना है, तो ये भी जो शस्य उत्पादन है वो कहीं न कहीं प्रजनन, सौभाग्य को ही बताने वाला है कि अगर सुवृष्टि हो तो कृषि अच्छी होगी, और वो हमारे सौभाग्य में वृद्धि कारक तत्व होगा। और जो शस्य उत्पादन है वो कहीं न कहीं हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को ही द्योतित करने वाला होता है। तो सामान्य रोहिणी के सामान्य फल के बारे में विचार करते हुए कहा गया है कि एक उन्होंने एक मत, जिसको कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ एस्टैब्लिश करने से पहले हम एक सामान्य नियम देख लेते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने पराशर ऋषि को संबोधित करते हुए उनके मत का उदाहरण देते हुए कहा है कि अगर सूर्य कर्क राशि में हो और चंद्रमा का रोहिणी के साथ संयोग हो, तो सुवृष्टि होती ही होती है। चाहे कितने भी कुयोग आपको स्थूल रूप में दिखे, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो सुवृष्टि का कारक होता है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक उदाहरण, एक तथ्य के रूप में लिया, और उसके बाद अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले उन्होंने ये बहुत छोटा है, मतलब कुल 20 पद्य ही हैं मेरे विषय में, तो थोड़ा संक्षिप्त होगा ही, और मेरा ज्ञान वैसे भी संक्षिप्त है इस विषय में, तो मैं संक्षेप में ही कहूँगी। अ, सबसे पहले जो प्रथम पद्य जो प्रारंभ हुआ है रोहिणी योग में, वो यहाँ यहीं से हुआ है कि अगर उत्तर दिशा से चंद्रमा का योग हो, तो सुवृष्टि होता है। यहाँ से प्रारंभ हुआ है, और कुल मिलाकर पूरे पद्य का पूरे शोध का निष्कर्ष मैं इस रूप में कहूँगी कि रोहिणी का योग अगर चंद्र से हो रहा है, तो सुवृष्टि या सामान्य या शुभ लक्षण ही उन्होंने पूरा प्रतिपादन किया है। और इस
इस संक्षिप्त विषय को और उन्होंने कहा है कि इस पूरे विषय को अगर विस्तार से जानना हो तो आप रोहिणी में और ज्येष्ठ मास के फल के संबंध में जो विचार किया है, वहाँ पे आप विस्तार में इसको देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत संक्षेप में विचार है। तो अगर उत्तर दिशा से चंद्रमा के साथ रोहिणी का संपर्क हो तो सुवृष्टि होगा। और चूंकि हर एक नक्षत्र की एक आकृति होती है, में उनकी स्थिति होती है, तो इसकी स्थिति एक बैलगाड़ी की तरह इसका एक आकृति है। तो उन्होंने कहा है कि अगर चंद्र उदय होता हुआ इसके शकट का भेदन करेगा तो वो सुवृष्टि कारक तत्व नहीं है। वहां पे उपद्रव, मतलब वृष्टि तो होगी लेकिन उपद्रव होगा, तो उसको जैसे अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों ही हानिकारक हैं, तो वो सुवृष्टि के तरह नहीं आएगा। उसके बाद सामान्य फल के रूप में उन्होंने चंद्रमा के उदय और अस्त के संबंध में विचार किया है। तो पहले अशुभ तत्वों का उन्होंने विवेचन किया है कि अगर चंद्रमा का उदय रोहिणी के साथ नैऋत्य कोण आग्नेय कोण में हो उदय, और अस्त अगर नैऋत्य कोण में हो, तो वो सुवृष्टि नहीं होगा। वहां पे बहुत सारे उपद्रव होंगे, और ये उपद्रव उन्होंने 6 इतियों के रूप में कहा है कि 6 इति की तरह ये उपद्रव होंगे, मतलब अनावृष्टि होगी, दुर्भिक्ष होगा। लेकिन अगर चंद्रमा और रोहिणी का उदय ईशान कोण में हो और अस्त वायव्य कोण में हो, तो सुवृष्टि का कारक तत्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी भी रूप में रोहिणी नक्षत्र का संयोग होने पर आषाढ़ कृष्ण एकादशी को वृष्टि हो जाए, कैसी भी वृष्टि हो जाए, तो पूरे साल अच्छी वृष्टि होगी, मतलब अच्छा शुभ संकेत है। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने फिर और भी बहुत सारे विचार किए हैं कि अगर जैसे वायु उत्तर दिशा से बह रही हो तो सुवृष्टि होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि को जितने भी घटी में चंद्रमा के साथ रोहिणी का योग होगा, उसके 1/3 के 20 गुने फल की प्राप्ति होगी। उन्होंने एक अनुमान वहां पर ये प्रस्तुत किया है। और उन्होंने कहा है कि कृष्ण अगर जैसे कुयोग की बात की है कि जैसे सुबह हो और आपको बादल ना दिखे, आकाश निर्मल और स्वच्छ दिखे, दिन में काफी धूप हो और साथ ही शाम को भी बादल नहीं दिखे, लेकिन अगर रोहिणी का योग मात्र है एकादशी तिथि को चंद्र के साथ, तो वृष्टि होगी ही होगी। बस एक है कि उन्होंने कि रात को उन्होंने कहा है कि मध्य रात्रि में अगर बादल की गर्जना होती है तो वृष्टि नहीं होगी। लेकिन अगर थोड़ी भी वृष्टि होती है और चाहे भी कितने भी कुसंयोग दिखे, रोहिणी का योग चंद्र के साथ एकादशी तिथि को सुवृष्टि का कारक होता है। उसके बाद सुवृष्टि के कारक तत्वों के बाद उन्होंने विचार किया है कि एकादशी तिथि के अलावा उन्होंने एक और मत प्रस्तुत किया है। वहां पे उन्होंने विद्वत जिनका नाम तो नहीं दिया, बस एक साधारण मत दिया है कि कहा है कि अगर दशमी तिथि के को रोहिणी का योग हो तो सामान्य वृष्टि, एकादशी तिथि को रोहिणी का योग हो चंद्र के साथ तो सुवृष्टि, और अगर द्वादशी तिथि को रोहिणी का योग हो चंद्र के साथ तो वृष्टि नहीं होगी, वो दुर्भिक्ष की संभावना होगी। और अगर त्रयोदशी तिथि को रोहिणी का योग है तो हवाएं तेज चलेंगी, वृष्टि का विचार उन्होंने वहां पर नहीं किया है। ये संपूर्ण रूप से उन्होंने रोहिणी योग की बात की एकादशी तिथि को लेकर। उसके बाद 5 ऐसे पद्य हैं जिसमें उन्होंने अमावस्या तिथि को कैसे संकेत के आधार पर सुवृष्टि का विचार करें, तो उन्होंने एक ही पद्य कहा है जिसका अशुभ प्रभाव है। उन्होंने कहा कि अगर अमावस्या तिथि को आषाढ़ मास में अगर अश्लेषा और 2 और नक्षत्र के नाम बताए, मुझे भी याद नहीं है, तो अगर वो अश्लेषा इत्यादि मघा, अश्लेषा और एक और नक्षत्र की बात की है कि अगर वो योग हो तो वृष्टि नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अगर उत्तर पूर्व से हवा चल रही हो और शाम को आकाश में गर्भ का लक्षण दिखे तो रात्रि को बारिश होगी। सुबह अगर मेघ से आच्छादित आकाश हो तो बारिश होगी, सुवृष्टि की संभावना होगी। और एक अंतिम पद्य है जिसमें उन्होंने कहा है कि और जैसे अतिवृष्टि, समवृष्टि और सुवृष्टि की बात हो, तो उन्होंने कहा कि अगर कृतिका नक्षत्र के साथ चंद्र का संयोग हो तो सामान्य वृष्टि, रोहिणी के साथ हो तो सुवृष्टि, और मृग शीर्ष के साथ हो तो दुर्भिक्ष की संभावना होगी। तो ये सार रूप में मेरे शोध का विषय था।